मिशन स्वराज हाल ही में काफ़ी ट्रेंडिंग था। इनका उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ पा रहा वोटर टर्नआउट में? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उनके जो व्यूवर्स है वो छोटे बच्चे हैं, इस वजह से वो अभी तक वोट करने के लिए आए नहीं है, तो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। ध्रुव राठी के जो व्यूज़ है ना, उसके मुकाबले इनके अगर हम व्यूज़ देखें तो मंथली व्यूज़ के मामले में ये ध्रुव राठी से आगे हैं। तो एजुकेशन में जब वो फीस की बात कर, वो एक्चुअली हो चुका था। वो इंसान को बोल रहे हो कि तुम इनको नहीं, तुम इनको वोट करो, और वो इंसान को पता है भाई जब ये था तो इसने क्या किया था। एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर वो इनके व्यूज से मैच नहीं करो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ही। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि किसी को भी अगर कोई स्क्रिप्ट दी जा रही है तो क्या वो फ्री में काम करेगा? इसका मतलब ये है कि उन्होंने पैसे लिए होंगे। आज जब वो देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे साहब जो मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी सारी बातें मानने के लिए रेडी हो रही है। मिशन स्वराज हाल ही में काफ़ी ट्रेंडिंग था। उनके जो रिजल्ट्स थे मिले तो लैंडस्लाइड, लेकिन अपोजिट दिशा में। जैसे कोई बस राह ही देख रहे थे, अच्छा ये किसको सपोर्ट करे, इसको भागो, दूर भागो और फिर इसको वोट करो। तो इस टाइप का देखा, ठीक है, इस हिसाब से भी देखा जाए तो। लेकिन अगर हम उसको एनालिटिकली या फिर थोड़ा सीरियस वे में देखते हैं तो क्या रीज़न है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या फिर टीवी पे भी कुछ लोग आते हैं, इनका उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ पा रहा वोटर टर्नआउट में? देखो, मिशन स्वराज जो है सिर्फ यही फेल नहीं हुआ, मिशन लोकसभा भी फेल हुआ है, मिशन हरियाणा भी फेल हुआ है, मिशन उत्तर प्रदेश भी फेल हुआ है, मिशन दिल्ली भी फेल हुआ है। मतलब देखो ना कि जब लोकसभा का इलेक्शन था, कंप्लीटली इंडिया अलायंस को फेवर किया था ध्रुव राठी के वीडियोस ने, लेकिन हुआ क्या, हार गए। फिर उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें दिल्ली के जो एमपीज़ हैं उनके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाया गया था, क्या हुआ, हार गए। फिर उसके बाद दिल्ली में ही जो कन्हैया कुमार है और जो हमारे मनोज तिवारी है उनके खिलाफ वीडियो बनाया गया था कि भाई आप कन्हैया कुमार को जिताओ, और उनका जो ट्रेंडिंग वाला है दैट्स वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो कन्हैया कुमार पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे को लेकर आओ। तो हुआ क्या, कन्हैया कुमार हार गए। और ऐसे वैसे नहीं हारे कि भाई ध्रुव भैया ने वीडियो बनाया है तो हम उसको सिर्फ 200-300 वोट से हराएंगे, ऐसा नहीं है। हराया 1.5 लाख का मार्जिन था, मतलब जीरो इम्पैक्ट। जैसा आपने कहा अपोजिट में इम्पैक्ट हुआ होगा। फिर उसके बाद जो हरियाणा इलेक्शंस है वो आते हैं, उसमें सपोर्ट किया गया। उसमें तो ऐसा था ना कि सबको लग रहा था कांग्रेस जीतेगी, तो इसलिए उसमें एटीट्यूड किस तरीके का था उनका कि भाई देखो ऐसा मत सोचो कि मतलब पता है ये रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि हमारे वोट से क्या ही होगा, आप जाओ वोट करो ताकि जो कांग्रेस है वो जीत पाए। हुआ क्या, कंप्लीटली अपोजिट चला गया। मिशन स्वराज जो महाविकास आघाड़ी है सपोर्ट किया गया, हुआ क्या, महायुति लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो मिली। उत्तर प्रदेश के जो बाई पोल्स है उसमें आया, उसमें क्या हुआ, उसमें भी जो बीजेपी है उनको विक्ट्री मिली। इससे हमको ये समझ में आता है कि सिर्फ मिशन स्वराज ही नहीं, बहुत सारे उनके मिशन है वो फेल हुए हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था कि क्यों वोटर टर्नआउट नहीं हो पा रहा है, देखो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उनके जो व्यूवर्स है वो छोटे बच्चे हैं, इस वजह से वो अभी तक वोट करने के लिए आए नहीं है, तो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। उनका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा 10 साल के बाद। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए कि जो रविश कुमार है, क्या उनके वीडियोस छोटे बच्चे देखते हैं? नहीं देखते हैं, उनके वीडियोस बड़े बच्चे देखते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो अभिसार शर्मा है उनके जो वीडियोज़ है क्या वो छोटे बच्चे देखते हैं? नहीं, उनकी व्यूवरशिप जो है बड़े बच्चों की है। जो अजित अंजुम है उनकी व्यूवरशिप भी बड़े बच्चों की है। तो मतलब आप ये चीज़ देखिए कि ध्रुव राठी के जो व्यूज़ है ना, उसके मुकाबले इनके अगर हम व्यूज़ देखें तो मंथली व्यूज़ के मामले में ये ध्रुव राठी से आगे हैं, इनकी व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। मतलब अभिसार शर्मा का तो आई थिंक 2nd रैंक आता है और ध्रुव राठी का समझ लीजिए 6वां-7वां रैंक आता है। और पहले 10 में अगर देखा जाए तो कंप्लीटली लेफ्टिस्ट जो यूट्यूबर्स हैं वो देखने को मिलते हैं जिनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है मंथली अगर देखा जाए। फिर भी आप सोचिए कि इनका वोटर जो काउंटिंग है उसमें टर्न अराउंड नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो इसका ये तर्क दे देना ध्रुव राठी क्यों नहीं हो रहे कि छोटे बच्चे हैं जो देख रहे हैं, बड़े होने के बाद आ जाएगा, नहीं। वो अगर होता तो रविश कुमार के वीडियो से इन्फ्लुएंस होते, अभिसार शर्मा से होते, अजित अंजुम से होते। यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो हमारा मुद्दा आता है वो है डाइवर्सिफाइड जो वोटर्स हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो जो ये नहीं देख पाते। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनके हर इलेक्शन में एक इंसान को टारगेट करना होता है, नरेंद्र मोदी। अरे भाई नरेंद्र मोदी है, वो एक गारंटी के रूप में उनको देखा जा रहा है, लेकिन जो आपके मुद्दे हैं उस पर आप वोट करते हो।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफ़ी अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें अलग अलग जो दोस्त हैं उन सबसे बात की, उनके मुद्दे पूछे, उनके मुद्दे काफ़ी अलग थे। मैं कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके पापा को डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डायलिसिस के लिए पहले जब वो हॉस्पिटल जाते थे गए थे उस समय पर उनको 70,000 खर्चा आया था। देन उसके बाद उनको दूसरे दिन 17,000 खर्चा आया। क्यों? क्योंकि उनको पता है जन आरोग्य के तहत जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सस्ते में मिल रही है। तो मतलब इतने पैसे उनके बचे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितने लोगों का बचता है। देन उसके बाद हम देखते हैं एक मेरे दोस्त है, उसने कहा कि भाई जो पानी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है जिसके वजह से उनको टैंकर राज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वो एक उनके लिए मेन मुद्दा था कि भाई ये जो टैंकर राज है इसको ख़त्म करना है। उसी तरीके से आपके मुद्दे जो है वो कुछ और हो सकते हैं। मैं रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर डेवलपमेंट के साथ ग्रो होता है। कनेक्टिविटी भी मेरा एक इशू था और स्किल वर्कर्स भी मेरा एक इशू था। तो स्किल वर्कर्स भी स्किल इंडिया और डिफरेंट स्कीम्स के कारण मुझे स्किल वर्कर्स भी मिल रहे हैं। हाँ, और जो मेरा मुद्दा है वो अलग था। तो मतलब इससे हमको पता चलता है कि भाई आसपास ही लोग रह रहे हैं लेकिन उनके मुद्दे जो है वो अलग अलग है। उसी तरीके से फार्मर्स देखे तो जो यवतमाल में फार्मर है या नागपुर में फार्मर है उनके मुद्दे अलग होंगे, जो सिंधुदुर्ग में फार्मर है उनके मुद्दे अलग होंगे, जो मराठवाड़ा में फार्मर है उनके अलग होंगे, जो नासिक में फार्मर है उनके मुद्दे अलग होंगे। तो इसलिए एक अम्ब्रेला में सारे फार्मर्स के मुद्दों को इंक्लूड करके कुछ चीज़ें बोल देना, इससे इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि देखिए जो वोटर्स है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वोटर है जो एक पार्टी को देगा एट एनी कॉस्ट, वो वोट देगा ही उस पार्टी को। दूसरा वोटर है जो दूसरी पार्टी को ही वोट देगा, भले ही इस पार्टी ने कितना भी अच्छा कुछ कर लिया। हमने अभी लेटेस्ट काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं कि भाई उनको जो मतलब अलग अलग जो वेरियस स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जैसे कि अभी लाडली बहन योजना है उसमें पैसे मिले, जो सिलेंडर्स है वो भी मिल रहे हैं, जो उनको हॉस्पिटल के पैसे हैं वो भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वोट जो है वो किसको करेंगे? अपोजिट पार्टी को करेंगे। तो ये उनको ही वोट करेंगे। और जो मिडल वाले ये होते हैं कि जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीज़ों को देखकर, तो वो होते हैं जो यूट्यूब वीडियो को देखकर भी शायद इन्फ्लुएंस हो। लेकिन यूट्यूब जो है उसकी मेमोरी काफ़ी शॉर्ट होती है। मतलब यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हो, झट से आपको दूसरा वीडियो भी दिख रहा है कि दूसरा वीडियो जो है वो ये बता रहा है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो उससे भी क्या होता है कि आपका इन्फ्लुएंस जो हुआ है वो काउंटर हो जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इन्फ्लुएंस हो भी गए हो यूट्यूब वीडियो देख के, लेकिन वो आप डिस्कस करते हो बाहर, डिस्कस करने के बाद आपको पता चलता है भाई वो नेक्स्ट लेवल का ठीक है तू जो बोल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा एक आदमी को टारगेट करो करो करो, वो बोल रहे हैं कि वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पे देख तो जो खड़े हैं उसने क्या क्या काम किया है वो देख, पहले का देख अभी का देख। तो इससे क्या होता है, इससे और वो इन्फ्लुएंस रहता है, हाँ यार वो तो ठीक है हमको रहना तो यहाँ पे। जैसे हमने यूएस के इलेक्शंस में देखा, जो स्विंग स्टेट्स थे वो ट्रम्प के साइड आ गए, दैट इज़ वाई ही वॉन। वो एक जैसे हमने देखा महाराष्ट्र इलेक्शंस में 59% वोट किया था विमेन ने 2019 में, अभी वो 65% हो गया बहुत सारी स्कीम्स के कारण। तो हमने देखा है कि जो वोटर्स को गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छी लगी थी उन्होंने जाके वोट भी किया। तो वोट्स में टर्न नहीं हो पा रहे क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, सेट ऑफ ऑडियंस, वही ऑडियंस देख पा रही है, आप उसमें ऐड कुछ नहीं कर पा रहे। और देखिए दूसरा पॉइंट जो है ना वो ये है कि इंडिया में अभी भी भले ही हम बहुत ये कर रहे हैं कि जो कास्ट है उससे ऊपर उठकर जो सारे हिंदू है वो एक साथ आ जाए, इसकी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो वो कहावत बड़ी सटीक बैठती है कि इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। इसीलिए कौन सा इंसान खड़ा है एमएलए के लिए बोलिए, एमपी के लिए बोलिए, कौन सा इंसान खड़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आज भी। और इसीलिए हमने देखा उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो जो सपा है उनके द्वारा विकास दिव्यकीर्ति सर जो है वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे एक मेरे पहचान वाले हैं सपा वाले, उन्होंने कहा था कि हमने इतने इतने खड़े किए और इतने इतने जीत कर आएंगे। और इलेक्शन के बाद लोकसभा इलेक्शन का पता चला उतने उतने जिनके आए ही। अब उन्होंने क्या ध्रुव राठी का काउंट ये किया होगा, काउंट किया होगा कि उसका इतना इतना इम्पैक्ट होगा? नहीं, उनको पता था क्योंकि उन्होंने उसी तरीके से फील्ड किया था उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको। तो इसलिए ऐसा होता है कि जो आप कैंडिडेट फिट कर रहे हो वो कौन से कास्ट का है वो भी बहुत मैटर करता है। और लोग उससे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले लोग हैं वो उससे खुश है या नाराज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर बहुत ही बुरा काम किया है और तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई देखो जो सेंटर में ये है सेंटर में ये है, नहीं, लोग वो भी देखेंगे कि कौन वहाँ पर खड़ा है। तीसरा इनके बारे में एक जो पॉइंट आता है वो है कि इनकी स्टडी डीप नहीं होती। ये बस
हेडलाइंस पढ़ के आ जाते और थोड़ा बहुत डेटा वोटा कोट कर देते। ठीक है, आप 9,000 किलोमीटर दूर बैठे हो, आप रीजनल इश्यूज यहाँ पे लोकली पर्सनली एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टडी तो डिप कर लो। जो इन्होंने सजेशंस दिए थे, हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि मैनिफेस्टो में पहले से अवेलेबल थे। और एक चीज़ है कि इन्होंने फ्री एजुकेशन फीस की हाइक की बात कही थी। जब मैंने बाद में देखा कि हायर एजुकेशन में महाराष्ट्र में गर्ल्स को फ्री एजुकेशन मिला और उनकी ट्यूशन फीस माफ़ कर दी गई है, और कई सारे ईबीसी वगैरह अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे उनको भी माफ़ कर दी गई, कई सारी स्पोर्ट्स स्कीम चलाई गई। और फार्मर्स की बात, उन्हें फार्मर्स डिस्ट्रेस में भी अगर हमें आए तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह उनका माफ़ कर दिया गया था। तो एजुकेशन में जब वो फीस की बात करें, वो एक्चुअली हो चुका था और फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। मतलब समवेयर अगर ठीक है, अगर आपके जो ऑडियंस है कोई भी अगर थोड़ा अवेयर हो कि ये तो चीज़ हो गई, तो सोचेगा यार कि ये तो भाई हो रहा है, तो क्रेडिबिलिटी तो लॉस्ट हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली और क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो लॉस्ट होने के साथ साथ उसको ये भी दिखता है कि भाई तुम बोल रहे हो कि ये नहीं, ये होना चाहिए, और वो इंसान को बोल रहे हो कि तुम इनको नहीं, तुम इनको वोट करो, और वो इंसान को पता है भाई जब ये था तो इसने क्या किया था। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो भाई है, एक बहन है, ठीक है। अब एक भाई, दोनों भाई खुराफाती है जो हमेशा सताते रहते हैं उस बहन को, मतलब नटखट तरीके से सताते रहते हैं उस बहन को। अब एक जो भाई है वो चॉकलेट दिलाने के लिए उस बहन को लेके आया दुकान में। अब दूसरा जो अंकल था वो देख रहा है यार उसको इतना सता रहा है चॉकलेट देने के लिए, तो वो बोल रहे हैं तू यार, तू वो भाई के साथ क्यों नहीं आई, तू ये भाई के साथ क्यों आई है, वो भाई के साथ आना चाहिए था। पर वो बोल रही है मेरे को वो पता है, यार लेके तो आए, वो तो लेके भी नहीं आएगा। मतलब ये जो ट्रस्ट इश्यूज है ये ऑडियंस को पता है, ये एक वोटर को पता है। ऑडियंस अलग होती है, वोटर अलग होता है। वोटर को पता है कि भाई ये जो चीज़ बोल रहा है ये ही कर सकते, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है। ये जिनके तरफ तुम जाने को बोल रहे हो, इनका हमने देख लिया है कि क्या मैटर रहा है। तो ये वोटर बिहेवियर तो आप भले ही पर्सनली, लेकिन आप देख सकते हो ऑनलाइन भी, आप इस पे स्टडी कर सकते हो, क्योंकि TISS वगैरह बहुत सारे लोगों ने वोटर बिहेवियर पे स्टडी किया हुआ है। और चौथा पॉइंट मैं जो इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ध्रुव राठी और इनके जो फॉलोअर्स है वो कहीं ना कहीं अपोजिशन को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अपोजिशन में कितने भी टैलेंटेड लोग हो, भले ही वो एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर वो इनके व्यूज से मैच नहीं करो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अंधभक्त, उसी के साथ साथ जो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं वो, और गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर, ये सारे लेबल जो है वो लगा देते हैं। आप पे भी लगे, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मुझे मालूम है आपने कितनी पढ़ाई की मुझे पता है, और उससे तो ज़्यादा ही है। हाँ, वो कभी लाइव डिबेट में आ जाए तो फिर तो एक बात देखी जाए तो जैसे प्रोफेशनली भी जो एथलीट्स होते हैं उनमें एक, जैसे माइक टायसन के जो गुरु थे, उन्होंने बताया था कि अगर आपको जीतना है तो आपको अपने अपोनेंट्स के स्ट्रेंथ्स को अच्छे से स्टडी करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको अच्छे से समझना है, तभी आपको बाउट में जाना है। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप उस स्पेसिफिक अपोनेंट के हिसाब से, अगर किसी का राइट हुक पावरफुल है और आप लेफ्ट हुक की प्रैक्टिस करे जा रहे हो तो यू विल सफर इन द मैच। तो हर अपोनेंट की स्ट्रेंथ्स अलग होती है। अगर आप सही में एक पॉजिटिव अपोजिशन खड़ा करना चाहते हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म खड़ा करना चाहते हो, तो आप दूसरों की बातें सुनना तो सीखो। उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, अगर जैसे आपने कहा कि डिफरेंट वोटर्स डिफरेंट इश्यूज़ पे वोट करते हैं, अगर मैंने किसी डेवलपमेंट के लिए वोट किया है, अच्छे हाईवेज के लिए वोट किया है, तो मेरा तो पॉइंट सुन लो। आप सीधा रिजेक्ट कर रहे हो कि बिकॉज ऑफ बीजेपी ने बनाया तो हाईवेज चाहिए ही नहीं। अगर बीजेपी अस्पताल बना देती तो अस्पताल भी नहीं चाहिए थे। बीजेपी अगर बनाए भी है, वैसे एम्स वगैरह भी आए, लेकिन अगर कोई चीज़ है वो बीजेपी ने की तो बुरी है। तो समवेयर एक क्लोज्ड माइंडसेट उनका दिख रहा है। एंड जहाँ पे वो पोर्ट्रे एक कहते कि देश की सही में परवाह, आपने बनाया भी था उसके ऊपर, मुझे सही में देश की परवाह है, देश की परवाह है। तो वो दिख ही नहीं रहा है कि उनको चाहिए ही नहीं कि देश ग्रो हो, वो बस चाहते कि उनकी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी जो है वो ग्रो हो। और नेशनलिज्म को उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट करते हुए क्या कहा था,
उन्होंने डिसीज कहा था कि ये एक डिसीज है। हाँ और इनफैक्ट उन्होंने मिशन स्वराज जब वीडियो निकाला उसमें उन्होंने नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद एक ऐसी है कि हम सबको साथ में लेकर आना है। आप राष्ट्रवाद को मानते ही नहीं हो और आप राष्ट्रवाद के बारे में सबको साथ में आने के लिए कह रहे हो, मतलब एक खोखलापन है। और ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि जब भी वो कुछ बोल रहे हैं अपने वीडियो में, वो मीन नहीं कर रहे हैं। अभी उनका पता नहीं, मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन उनके ही एक जो मेंबर है, जो उनकी एक गैंग है, उनमें की एक मेंबर है, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था जो उन्होंने सपा के मेंबर के लिए बनाया था, उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए। वो वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी तो मुझे नहीं पता है उसमें क्या था, उसमें जो भी चीज़ें मैंने कही उसको मैं वेरीफाई नहीं करती हूँ और वो सिर्फ एक ट्रायल वीडियो था। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि किसी को भी अगर कोई स्क्रिप्ट दी जा रही है तो क्या वो फ्री में काम करेगा? इसका मतलब ये है कि उन्होंने पैसे लिए होंगे, है ना, एलिजेडली पैसे लिए होंगे। और अगर लिए है तो मतलब क्या है, अगर आप पैसे लेकर कर रहे हो मतलब आप खोखले तरीके से कर रहे हो। किसी की भी कोई चीज़, मतलब बुराई करने के लिए अगर आप पैसे ले रहे हो, अच्छाई करने के लिए हो सकता है कि भाई किसी की स्कीम अगर कोई बहुत अच्छी है वो आप बोल रहे हो, लेकिन अगर आप किसी की बुराई करने के लिए पैसे ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक खोखलापन है, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। और अगर वही चीज़ अगर सही में ऐसा हो रहा है तो फिर वो कनेक्ट कैसे हो पाएगा लोगों को? राइट। और जो पर्सनल लेवल पे जब हम देखते हैं, पर्सनल लेवल पे अगर कोई लीडर आता है हमारे पास, अपोजिशन का भी हो, वोट्स मांगने आता है, तो वो कुछ इश्यूज की बात करता है और हम भी हमारे इश्यूज उनको बताते हैं। तो जब वो जीत के आए तो हम उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं कि आप हमें ये आपने ऐसा कहा था और हमारे इश्यूज आपने अभी तक एड्रेस नहीं किए। और बहुत ज़्यादा चांसेस है को एड्रेस कर ले, बिकॉज आजकल कैमराज लेके चलते हैं लोग और कोई कंट्रोवर्सी में कोई लीडर फंसना नहीं चाहता। और लोग एजुकेटेड भी हो चुके हैं, ऐसे जो ये बोलते कि अंधभक्त है अंधभक्त है, मेजोरिटी ऑफ द देश को मतलब अंधभक्ति है, क्योंकि वो तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, मोदी को वोट कर रहे हैं, फिर वो एडवोकेट हो, सीए हो, कोई भी हो, सब अंधभक्त है और सब अनएजुकेटेड है। बस यही लोग एजुकेटेड है और फिर इनको ही बोलना चाहिए, फिर ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हो जानी चाहिए, इनके ही हाथ में सर्टिफिकेट्स दे देनी चाहिए कि आप ही सर्टिफाई करो, आप अथॉरिटी हो। सारी एजुकेशन जो हमारी सिस्टम्स वर्ल्ड में इंडिया में बने सब हटा देनी चाहिए। कोई ऑक्सफोर्ड क्या जरूरत है भाई? ध्रुव राठी ने बोला अंधभक्त है तो अंधभक्त है, तो अनएजुकेटेड है तो अनएजुकेटेड, तेरी डिग्री किसी काम की नहीं। और आप ये देखो कि इसके वजह से क्या हो रहा है ना, ये लोग जैसे दूसरों को बोलते हैं कि पोलराइज्ड कर रहे हैं, एक्चुअल में ये लोग पोलराइज कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये जैसे आपने कहा कि मेरा जो मुद्दा है डेवलपमेंट का था, रोड पर्टिकुलर, अगर हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, आपका एक डेवलपमेंट जो है रोड का, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था और उसके लिए आपने बीजेपी को वोट दिया। आप तो उनके लिए अंधभक्त हो गए ना, क्योंकि आपने तो बीजेपी को वोट दे दिया। भाई आपका जो मुद्दा है वो आपका है, उसके वजह से आपने वोट किया। बाकी वो जब बोल रहे हैं उनके मुद्दों से आप अलाइन नहीं हो रहे हो तो आप अंधभक्त हो गए। उसके वजह से क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा छोड़ो यार ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो अब बीजेपी को ही वोट करूंगा, मेरे लिए इतना अच्छा। मतलब क्या हो रहा है, एक पोलराइजेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, दूसरों को अंधभक्त, गोदी मीडिया, ये सारी चीजें कहकर। आई एम सेइंग इज कि अपने फॉलोअर्स को आई डोंट नो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, उनके भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बिकॉज ये जो सॉल्यूशंस बता रहे हैं उससे तो कुछ होने नहीं वाला, ऊपर से इनका ही जो फॉलोअर्स है वही डिवाइड होगा। और अगर ये फॉलोअर्स सही में रियल लाइफ में सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो अगर कोई रियल लाइफ में सॉल्यूशन, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल लोगों ने कांग्रेस कैंडिडेट को वोट किया लहर के अपोजिट में जाके, क्योंकि लोगों को लगा कि ये कैंडिडेट सही कर सकता है, तो ये आप देख ही नहीं पाओगे। जैसे हो सकता है आप कांग्रेस को सपोर्टर हो लेकिन आपके यहाँ पे काम करने वाला बीजेपी कैंडिडेट हो। इस केस में तो आपने तो इनको फॉलो कर लिया ना कि इसने बोल दिया तो ऐसा करना है, तो वो अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं भी होगा, लोकल कैंडिडेट, फिर भी आप उसको वोट चुन के लाओगे, तो आपकी जो लोकल जो इश्यूज है वो तो सॉल्व ही नहीं हुए। तो अगर टैलेंटेड व्यक्ति लोकल, उसके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है और इन टर्न इवेंचुअल आप अपने साथ ही जो है इनजस्टिस कर रहे हो, आप ही अपने डेवलपमेंट को, अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग समवन जो कहीं दूर बैठा है, जिसकी स्टडी भी डीप नहीं है और उसका रीजनल जो चीज़ों के साथ में कुछ जुड़ाव भी नहीं है। नाउ इट इज़ क्लियर दैट मिशन स्वराज हैज़ फेल्ड मिजरेबली, एंड इसके बाद भी व्हाट वर द इश्यूज दैट प्रोपेल दिस ह्यूमंगस विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द महायुति? कौन से रीजंस थे कि ये इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री इनको मिल पाई? सबसे पहले ना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि मिशन स्वराज जो है, फेक मिशन स्वराज फेल हुआ है।
क्योंकि वो उसके द्वारा एक खोखला मिशन स्वराज था। जो रियल मिशन स्वराज है देश की तरक्की, वो हम सब चाहते हैं कि भाई महाराष्ट्र जो है वो भी तरक्की करे, बहुत अच्छा करे। कमिंग टू द पॉइंट कि महाविकास आघाड़ी जो है उसकी बहुत बुरी तरीके से डिफीट हुई है, और वही अगर महायुति देखा जाए इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो उनकी जीती है, मुझे पहला फैक्टर जो है ये सभी जिनका मानना है कि लाड़की बहन योजना जो उन्होंने लाई थी, जहाँ पर 1,500 रुपये प्रति माह जो लेडीज़ है उनको दिया जा रहा था, और इसके तर भी काफ़ी देखने को मिले हैं कि हाफ ऑफ द वोटर्स वो हमें इसके बेनिफिशियरीज देखने को मिले हैं लेडीज़ के इसमें, और लेडीज़ का जो वोटर टर्नआउट है वो भी हमें हाईएस्ट, ऑलमोस्ट हाईएस्ट जो है वो देखने को मिला है। काफ़ी मतलब 59% 65% वोटर टर्नआउट लेडीज़ का गया है। और दूसरी जो चीज़ है ना वो है कटेंगे तो बटेंगे। ये नारा जो है कितना इफेक्टिव रहा है ये हमको देखने को मिलता है। कैसे? जैसे अगर हम देखते हैं, देखिए कांग्रेस, इनके कोर वोटर्स जो है वो मुस्लिम वोटर्स थे। देन उसके बाद एनसीपी अगर हम देखते हैं तो उनके भी कोर वोटर मुस्लिम वोटर्स ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की थी वो यहाँ पर हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, और जो लोग हैं उनको सिंपैथी थी लोकसभा के टाइम पे इनसे कि इनकी जो पार्टी है वो तोड़ी गई है। और एकनाथ शिंदे साहब जो उन्होंने कहा था कि हम बाला साहेब ठाकरे साहब जो उनके लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को रियलिटी क्या पता चली कि जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से 17 पॉइंट दिए गए कि हमारी ये मांगे जो है वो पूरी होनी चाहिए, जिसमें वक्फ बोर्ड को अपोज करो, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें कही थी वो होनी चाहिए, तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उसको सीधा खारिज नहीं किया गया था उद्धव ठाकरे साहब के द्वारा। ये लोगों को काफ़ी चुभा, और लोगों को ये पता चला कि यार यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब ये जो है एम्पावर करेंगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। और लोकसभा के टाइम पर जो वोटर टर्नआउट कम था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चले गए थे ओवर कॉन्फिडेंस में कि ठीक है जीतेंगे, उस समय पर उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ताकत देखी कि भाई जब हम वोट नहीं कर रहे हैं उस समय पर ये एक तरफा वोट कर रहे हैं। और काफ़ी सारे वीडियोस लोगों के आ रहे थे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनके, कि हमको सारी सुविधाएं मिली लेकिन हमको वोट जो है वो इनको ही करना है। इवन इसको फडणवीस साहब ने काफ़ी डिटेल स्टडी किया था, और डिटेल स्टडी करके उन्होंने वोट जिहाद का जो नाम दिया था वो उन्होंने, जो आपने कहा था थोड़ी समय पहले कि मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव करो, आई वांट टू स्टडी दिस, तो उनको धुले कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो स्पेसिफिकली उन्होंने स्टडी किया और उनको समझ में आ गया कि ये वोट जिहाद हो रहा है एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड। इस पर डीपली थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, और इसके वजह से जो हिंदू कम्युनिटी है उनको रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पर वोट करने जाना बाहर कितना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो एक रिफ्ट है वो जो क्रिएट की गई थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा, लेकिन ब्लेम जो है वो तो हमेशा बीजेपी भी किया जाता है कि आप पोलराइजेशन कर रहे हो। लेकिन मांग जब वहाँ से हो रही कि एक साथ वो लोग आ गए थे, कितने सारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि वोट हम यही इनको ही करेंगे, हम इनको एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब जो महाविकास आघाड़ी है उनको कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट जो है जो सबसे प्रोमिनेंट रहा है वो है आरएसएस का। लोकसभा के टाइम पे दोनों में नाराज़गी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इतने ज़बरदस्त और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम किया। मतलब मैं क्या ही कहूँ, डोर टू डोर आप जा रहे हो और वहाँ पर आप वोटर्स को ये नहीं बोल रहे हो कि आप इनको वोट करो, आप सिर्फ एक रियलाइजेशन करवा रहे हो कि आपकी वोट की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अब जहाँ जहाँ पर जिनके भी डोर टू डोर आरएसएस गए होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस पार्टी को वोट करो, उन्होंने सिर्फ एक रियलाइजेशन करवाया कि आपकी वोट की अहमियत कितनी है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है, मुझे ऐसा लगता है ये इलेक्शन के लिए, जो महाविकास आघाड़ी को इतनी करारी शिकस्त मिली है। राइट। और जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो यू कैन नॉट फॉरगेट वन मैन, अतुल लिमय। अतुल लिमय कौन था ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं, बिकॉज हम तो बस फेसेस देखते हैं कि जो फेसेस पब्लिक स्पीयर में है। अतुल लिमय जो है वो एक अंडर करंट थे, उन्होंने एक अंडर करंट की तरह काम किया। ये अनएजुकेटेड नहीं है, अंधभक्त भी नहीं है, बिकॉज ये इंजीनियर थे प्रोफेशनली, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। 2000s के अराउंड इन्होंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद में ही जॉइंड आरएसएस, देन ही ग्रू इन रैंक्स। अभी वो जॉइंट सेक्रेटरी जनरल के पद पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि आरएसएस इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड हम बीजेपी के लिए भी वैसा ही कह सकते हैं। यहाँ पे उनका जो एम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ही कनेक्टेड एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि 3 लीडर्स थे
लोगों के हिसाब से तो कई लोग ये बोल रहे थे कि ये तीनों, क्योंकि इन्फ्लुएंस तीनों पावरफुल है, ठीक है, एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब का तो काफ़ी इन्फ्लुएंस था, अजित पवार भी इन्फ्लुएंस, अच्छा इन्फ्लुएंस उनका भी था, तो बहुत लोग तो ये बोल रहे थे कि तीनों साथ चल ही नहीं पाएंगे। बट वी सी हाउ कितने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने पूरा कैंपेन किया। उसके बाद में कई जगहों पे अजित पवार जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे से मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने जो प्राइम गोल था कि महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना है, या फिर उनके जो भी गोल होंगे, महाराष्ट्र को जीतना है, महाराष्ट्र के इलेक्शंस को जीतना है, यहाँ के लोगों के मन में अपनी जगह बनानी है, वो कर पाए। यहाँ से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक डिसिप्लिन की कमी हमें अपोजिशन के खेमे में देखने को मिलती है। जैसे फडणवीस साहब जब सीएम नहीं बने थे, सबसे ज़्यादा सीट्स उनकी थी, उससे पहले सीएम भी रह चुके थे, उन्होंने सारी मेहनत की थी, और उसके बाद में उद्धव साहब ने एकदम से बैकआउट कर दिया, और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ इनडिसिप्लिन कुछ नहीं किया। पार्टी ने जो कहा, ऊपर से जो आया उन्होंने फॉलो किया। आपने भी कहा था कि उनको नहीं करना था, उनको दूसरा कुछ करना था, फिर भी वो बने रहे, गवर्नमेंट चलाते रहे। और फिर उनकी माता का भी इंटरव्यू आया था कि 24 घंटा ऑलमोस्ट ही वॉज बिजी पूरा, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनके गवर्नमेंट के भी रोल्स फॉलो कर रहे थे, और एक बीजेपी को ग्रो कराने के लिए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो कमिंग बैक टू अतुल लिमये, इनके अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोकल टेलर्ड अप्रोच इन्होंने की है कि मराठा जो कम्युनिटी थी वो थोड़ी सी बीजेपी से दूर होती जा रही थी, और ओबीसी कम्युनिटी को भी ये पता चल गया था, रिफ्ट बढ़ गया था कि मराठास तो ओबीसी के ही रिजर्वेशन जो ब्रैकेट है उसमें ही आ रहे, तो कहीं ना कहीं ओबीसीज और ऑल्सो नॉट उतना प्लीज नहीं थे, और मराठास को तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा था। अतुल लिमये ने ऐसा नहीं किया कि अभी मराठा से वोट ओबीसी दूर हो गए तो ओबीसी को ही लेते हैं सिर्फ हमारे खेमे में, या फिर उनके ही वोट्स हम लेते हैं, पोलराइज कर देते हैं। उन्होंने दोनों से बात की, और दोनों से बात करके अच्छे से स्टडी करके एक रिसर्च ग्रुप्स, रिसर्च टीम्स, थिंक टैंक्स सब बना के उन्होंने देखा कि इश्यूज़ क्या है, और इन सारे लोगों को साथ में लाने में वो कामयाब रहे। और मराठा लीडर्स को उन्होंने यहाँ तक के आश्वासन दिया कि ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसके इश्यूज आ सकते हैं, तो विल सपोर्ट यू इन सुप्रीम कोर्ट्स टू। मतलब रियल इश्यूज उन्होंने स्टडी किए ओबीसी लीडर्स के, और ओबीसी अगर कोई बंगाली कम्युनिटी है तो बंगाली लीडर ने जाके उनको एड्रेस किया, यादव कम्युनिटी है तो यादव कम्युनिटी से उन्होंने एड्रेस किया, फिर इसमें भी ओबीसी में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लीडर्स से पर्सनली जाके बात की। तो व्हाट आई सी हेयर इज़ कि एक रिसर्च और एक स्टडी डीपली गई हुई है, जिसके कारण ये जीते। जो कहते हैं कि जो अपने गलतियों से नहीं सीखता वो कभी जीत नहीं सकता, और इन्होंने ये काफ़ी मेटिकुलसली फॉलो करते, बीजेपी अपने गलतियों से सीखते। उन्होंने देखा था कि हमारे पास में जैसे 2019 में जो मैंडेट मिला था, वहाँ पे पॉपुलिस्ट स्कीम थी, जो पीएम किसान योजना जो आई थी, 6000 आए थे, तो उससे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कनेक्शन बन जाता है। तो बहुत सारे लोग, ये तो लोग कहते हैं कि 6000 अपमान हो जो है, लेकिन एक गरीब फार्मर जिसके पास सिर्फ आधा एकड़ लैंड है, वो थोड़ी 15 लाख कमाएगा। इन्होंने जो गिनाए थे 15 लाख वगैरह जो कमाए, वो एजुकेटेड लोग थे, उनके पास में टेक्नोलॉजी की समझ थी, उनके पास में लैंड भी थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन जो मार्जिनलाइज फार्मर है, जिसके पास सिर्फ आधा एकड़ का लैंड है, वो कहाँ से 15 लाख कमाएगा? तो फार्मर्स को भी इन्होंने एड्रेस किया है। फार्मर्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वेवर उनको मिल गया। आगे भी जैसे मैनिफेस्टो में और कई जगह पे उन्होंने कहा कि हम आपसे सोलर पंप्स लगा के आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, ये भी स्कीम्स आई है। उसके बाद में इंश्योरेंस मिला है, और पहले जैसा नहीं है इंश्योरेंस कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे ऑफिसर की विल पे रहता था कि भाई वो देगा नहीं देगा, फिर वहाँ पे जो भी करप्शन के वगैरह जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे सब डिजिटाइज्ड हो गया। अभी क्या करना है, आपको बस आपकी फार्म में जाके एक तस्वीर खिंचानी कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ है, ज़्यादा रेन फॉल हुआ है, तो मेरा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके साथ आपको अपने खेत में जाके एक फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है। देन वो थोड़ी सी प्रोसेस होके सीधा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो समवेयर फार्मर्स को भी ये दिख रहा है कि इंश्योरेंस मिला है, और ज़्यादा पानी होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, पैसे मिलता है, कम हुआ तो क्रॉप लॉसेस के पैसे मिल रहे हैं। तो समवेयर दे आर, वो देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट तो उनके बारे में सोच पा रही है। शुगर मिल्स के जो ओनर्स हैं
उनको भी एक वे बता दिया कि आपको आपके पैसे कैसे बताने, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू। जो शुगर केन वेस्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है रिन्यूएबल तरीके से, जो बैगेज होता है उससे, और उससे फिर पेपर्स बनाए जा रहे हैं। उनको कई सारे मिल ओनर्स ने साथ ही में पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेट कर रखा है। मतलब वेस्ट टू वेल्थ का कंसेप्ट जो है लोगों तक पहुंच रहा है। तो क्या वो शुगर मिल ओनर को फ़ायदा नहीं हुआ? उससे हो रहा है। और जो ये कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो क्या ये जो कोल्हापुर का जो शुगर केन, जिसको लोकल मार्केट में शुगर केन क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा था, मिल नहीं रहा था, उसको नागपुर में ज़्यादा प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो क्या ये लोगों को दिख नहीं रहा है? दिख रहा है। मैं भी जब ट्रैवल करता हूँ तो ज़्यादा ट्रैवल करना, जब आप रात को थक के वापस आना होता है, तो किसको अच्छा लगता है कि रोड ज़्यादा लंबा हो, उसमें बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स हो? तो जब हम आते हैं हैसल फ्री आते हैं, सीधे तरीके से आते हैं, उड़ान स्कीम से का भी आपको लाभ हो के जहाँ पे पहले एयरपोर्ट एयरवे कनेक्टिविटी नहीं थी, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो समवेयर लोगों को पता है, लोग आर अवेयर। वो बस यूट्यूब पे आके बोलते नहीं है क्योंकि उनके अपने भी काम होते हैं, वो जब बस जाके वोट करते हैं। और इनकी एक चीज़ जो है वो ये भी होती है कि ये पॉलिसीज़ को छोड़कर पॉलिटिक्स पे ही ध्यान देते रहते हैं। और पॉलिटिक्स जो है वो तो सारी पार्टी करती है और सारी पार्टी को करना पड़ता है, और ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। वो पहले की बात हो या अभी की बात हो, पॉलिटिक्स करती रहती है। आप ध्यान से पॉलिटिक्स पे करते रहोगे तो लोग जो है कभी ना कभी उनका ध्यान पॉलिसीज़ पर भी जाएगा। जो फ़ायदे हैं वो जो दिख रहे हैं उसका भी उनको जो इन्फ्लुएंस है वो होगा। और जो वोटर्स है ना, वोटर्स को जो उनकी डे टू डे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं वो भी दिखते हैं, जिसकी वजह से भी वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कहा था कि जो लोकल ट्रेन है उससे इतने लोग गिर के उनकी जान गई, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? अरे भाई, पहले का तुम देखो, जहाँ पे लोग लोकल ट्रेन के ऊपर बैठ बैठ के जाते थे, जहाँ पर जो क्रॉसिंग है उस पर वो लगाया नहीं जाता था, आप क्रॉस कर सकते थे, उसमें कितने लोगों की जान जाती थी। आज क्रॉसिंग अगर आप करते हुए पकड़े जाते हो तो उस पर आपको दंड बैठता है। आप लोकल ट्रेन के ऊपर कोई अब बैठता हुआ, मतलब बहुत रेयरली, क्योंकि क्या है, अब वो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन बहुत कम लोगों का हो गया है कि अब ऊपर बैठ के जाते हुए दिखे। और उसी के साथ लोगों को ये भी दिख रहा है कि भाई पहले ऐसा था, लोकल ट्रेन की खचाखच भीड़ में बैठ के मेरे को आधे घंटे तक 1 घंटे तक खड़े रहना है, अब उसको पता चल रहा है मुझे सिर्फ 10 मिनट जाना है, उसके बाद मैं मेट्रो ले लूंगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये भी उसको दिखती है, जिससे कि वो उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो इंसान की वो खत्म होती हुई जाती है कि भाई तू जो बोल रहा है वो पहले का देख, अभी देख तू कितनी डेवलपमेंट है। राइट। अभी जो फ्लैट आपने रेलवे की बात की, तो प्लेटफॉर्म का भी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अपग्रेड हुआ है। हमने रोड्स की बात की, हमने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। सिर्फ कितने किलोमीटर रोड बन रहे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने जैसे देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो फंडामेंटल्स होते थे वो ये रोड्स में नहीं थे। ग्रेडियंट सही से देखा नहीं जाता था, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं होते थे। अगर पहाड़ बीच में आ गया तो उसके अराउंड जाके रोड्स बनते थे, और लो क्वालिटी का जो फाउंडेशन वगैरह यूज़ होता था रोड्स में, तो जल्दी फूट जाते थे। अभी जो है काफ़ी टेक्निकली साउंड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है इंजीनियरिंग में। समृद्धि महामार्ग जो है वो वन ऑफ द टेक्निकल मार्वल है। वहाँ पे हमने एक पिछले वीडियो में बात की, इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स वगैरह सारी चीज़ों की बात की है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिकनाइसेंस सर्वे वगैरह जो है, रिमोट सेंसिंग का वगैरह यूज़ हो रहा है। तो रोड्स मतलब कम टर्न्स वाले, कम डिस्टेंस वाले, और ज़्यादा हैसल फ्री तरीके से कैसे कर सकते, उस पर भी एक दिया गया है। इरिगेशन की हम बात करें तो जो हमने फार्मर्स का एक इशू कहा था कि प्राइस सबसे बड़ा इशू था। तो जैसे ही क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रेजेंस है, लोकल कार्यकर्ता अगर है तो ही आपकी, अगर और वो कितना कार्यकर्ता कितना एक्टिव है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये जो स्टडी ग्रुप्स आरएसएस ने या फिर बीजेपी ने बनाए, तो ये कार्यकर्ता ही उसमें इन्वॉल्व थे। और कार्यकर्ता ने जब जाके देखा कि इशू चल रहा है प्राइस का, और तब टॉप लीडरशिप के पास ये इन्फॉर्मेशन रिले हो गई, और मोदी जी ने फिर कहा भी कि 6,000 हम एमएसपी कर देंगे सोयाबीन की। तो लोगों को एक लगा कि हाँ, कितने जल्दी रिस्पांस मिला। हम जब उनके पास वोट मांगने गए थे इतना जल्दी रिस्पांस मिल गया, तो लोगों को भी एक अच्छा लगा कि भले ही वो नाराज़ थे प्राइस के, लेकिन जल्दी से उनका, इतना जल्दी कौन सुनता था यार। पहले तो सालों साल नहीं सुना जाता था, बस जब इलेक्शन आ रहा है तब कर्ज माफ़ी की बात होती थी, वो भी बाद में देखा जाता था, होता भी नहीं था। और इरिगेशन में जो जलयुक्त शिवार था, हमने पिछले बार भी बात की थी, सिर्फ डैम से इरिगेशन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा था।
पहले ऐसा लगता था कि डैम्स हो गए और इरिगेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डैम्स के बाद डैम्स से जो कैनल से आपको पानी लाना पड़ता था उसमें वाटर लॉस बहुत हो रहा था, उसके बाद में उसमें कॉस्ट बहुत आ रहा था, लैंड एक्विजिशन की एक प्रॉब्लम आती थी, पाइपलाइंस के रिपेयर मेंटेनेंस की बात आती थी, और जहाँ पे दूर दूर तक के पानी नहीं, जहाँ पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है वहाँ पे ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और जहाँ पे नदी नहीं है वहाँ पे डैम कहाँ से बनाओगे आप। और फिर नदी का भी एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी आपको 50% पानी तो अलाउ करना ही होता है, और जहाँ पे पेरेनियल रिवर्स नहीं है वहाँ पे डैम्स भी क्या काम कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि रीजनल में यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ सॉल्यूशन लगे, वो आ गया जलयुक्त शिवार। और इंडियन एक्सप्रेस के ही एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के हिसाब से, एक हेडलाइन के हिसाब से 20,000 विलेजेस को बेनिफिट भी इसको मिली है। तो ये एक टेलर्ड सॉल्यूशन था। एफॉरेस्टेशन बीजेपी ने काफ़ी किया है, और संजय राठौड़ जब उद्धव साहब के गवर्नमेंट में फॉरेस्ट मिनिस्टर बने तो उन्होंने इंक्वायरी कराई कि इन्होंने तो बोला है कि हमने इतने प्लांट्स लगाए, क्या सही में ये हुआ है। तो जब स्टडी किया, इन्होंने तो बोला था उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने कि हम 10,000 प्लांट्स ट्रीज़ हम हर साल लगाएंगे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए। लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया कि इन्होंने सही में लगा, हम तो 10,000 लगा रहे, आपने कितने लगाए, तो पता चला कि 2 साल में 52,000 लगे, मतलब हर साल 26,000, और उसकी उन्होंने पब्लिसिटी भी ज़्यादा की नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगा के फेंक दिए, जो ये गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से उसमें से 87%, 80 to 87% सर्वाइव भी कर गए थे। ट्री सिर्फ लगा के फेंक नहीं थी, उनको सर्वाइव भी कराया। मतलब एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी गवर्नमेंट ने सारा ध्यान रखा था। राइट, क्योंकि उनको पता है कि इरिगेशन अगर हमको इम्प्रूव करना है तो सिर्फ डैम्स बनाने से काम नहीं होगा, हमें कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट, कुछ रीजन स्पेसिफिक हमें सोचना पड़ेगा, कुछ टेलर्ड अप्रोच हमको अपनाना पड़ेगा। तो जलयुक्त शिवार सिर्फ पानी को, क्यों ये कुछ लोग बोलते कि इससे पहले भी हमारे पास में स्कीम्स थी जिसमें हम फार्म पॉन्ड्स बनाते थे, और अभी स्कीम है, गवर्नमेंट ने कई बार कहा भी कि मागेल त्याला शेततळे, फार्म पॉन्ड्स ऑन डिमांड। तो सिर्फ फार्म पॉन्ड्स, आप पानी नहीं सिर्फ पानी को स्टोर नहीं कर रहे, ग्राउंड वाटर जो है उसको भी रिचार्ज करने की बात जलयुक्त शिवार में की गई। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच था, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। तो ये लोग देख पा रहे हैं, जिसके फार्म में पहले पानी नहीं होता था, जलयुक्त शिवार के कारण उसके पास में पानी है, फार्म पॉन्ड्स है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है। कई विलेजेस में जो सीवेज वगैरह जो होता है, या फिर जो काऊ डंग होता है, उससे बायोगैस बन रहा है, उसकी भी स्कीमें हैं, उसकी भी 80 to 90% सब्सिडी मिल रही है। प्रोसेसिंग मसाला बनाने के लिए भी सब्सिडी मिल रही है 80 to 90%। पॉली हाउस लगा उसके लिए 90% सब्सिडी आपको मिल रही है। माइक्रो इरिगेशन करो उसमें भी आपको सब्सिडी मिल रही है। वेल इरिगेशन करो उसमें भी सब्सिडी मिल रही है। तो सारे इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं। प्रॉब्लम एक ही था कि लोगों को ही पता नहीं है कि ये सारे स्कीम्स हैं। हाँ, मतलब क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाऊ मग इतकं जर होत आहे तर दिसत काऊन नहीं। ये बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होता है, और हो सकता है कि जेन्युइन क्वेश्चन भी वो निकल कर आए कि इतना सब कुछ अगर हो ही रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा है। दिख भी रहा है, आप आके देखो तो। आप 9,000 किलोमीटर जाके अगर बैठे हो और वहाँ से दिखने का प्रयास करोगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे जिन लोग जो अवेयर लोग हैं, ये जो इन्होंने 15 लाख पर एकड़ वगैरह जो लोग कमा रहे हैं, जो ये कहाँ का, हमारे ही देश में तो कमा रहे हैं। साम मराठी चैनल और बहुत सारे जो चैनल्स हैं उस पर भी अगर आप फार्मर सक्सेस स्टोरीज देखो तो वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कोऑपरेटिव बना के, एक फार्मर का ग्रुप बना के, एफपीओज बना के, उन्होंने कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा के अपने आप को और अपने विलेज को भी ग्रो किया। और ऐसे अगर आप देखोगे तो कई सारे फार्मर्स हैं जो अवेयर है, जो सही तरीके से, लेकिन अवेयरनेस होने के लिए एक बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। वो बेसिक नॉलेज बहुत सारे फार्मर्स के पास नहीं है। उनको ये अभी भी पता नहीं कि मल्चिंग का फ़ायदा क्या है, उन्हें अभी भी पता नहीं कि ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि उनको लगता है कि थेंब काय होणार यार म्हणते ते, मस्त जेव्हा पाणी असं सुसाट सुटते तेव्हा मजा आते। तो बहुत सारे फार्मर्स अभी भी जो है वो टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पा रहे कि इससे बेनिफिट हो रहा है। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है महायुति की, उसके पीछे ठीक है वेलफेयर स्कीम जो है उसने भी अपना रोल अदा किया है, लेकिन एक सेक्शन जो है वोटर का वो ये भी है कि उसको दिख भी रहा है जो डेवलपमेंट हुई है। और जिनको देखिए क्या है कि हम जो डेवलप हो रहा है उसकी कोई एक लिमिट नहीं है कि यहाँ आप आ गए मतलब आप कंप्लीट डेवलप हो गए, ये आपने अचीव कर लिया मतलब कंप्लीट, ऐसा नहीं हो सकता है। ये यूएसए भी नहीं है, वो भी अभी भी बोल रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए तो मुद्दे उनके भी है ना, डेवलपमेंट हो रही है। और ऐसे सिनारियों में जहाँ पर डेवलपमेंट कंटिन्यूस हो रही है वहाँ पर कॉन्फिडेंस होना कि ये डेवलपमेंट यही रफ्तार से करेंगे,
ये ज़रूरी होता है। और ये शायद लोगों को महायुति सरकार में ज़्यादा दिखा, क्योंकि उन्होंने तो पिछले 2.5 साल में दोनों सरकारें देख ली है। मतलब पिछले 5 साल में उन्होंने 2.5 साल महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों देखे हैं, तो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे आया है। इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी एक सेंटिमेंट बढ़ता है कि ये सब तो पहले भी हो रहा था, ऐसा तो ही नहीं कि बस ये 6 महीने में सब कुछ हो गया। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में फिर भी ये कॉन्फिडेंस जो है ये क्यों नहीं दिख पाया? देखो, इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे थे। पहला तो जो 400 पार है वो बहुत ज़्यादा बैकफायर किया, क्योंकि 400 पार की वजह से क्या हुआ कि सारे कार्यकर्ता, सारे लीडर्स और सारे वोटर्स ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि मतलब गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है, उसके तो आने ही वाले हैं। तो मतलब अगर हमने काम नहीं भी किया, डोर टू डोर नहीं भी गए, इतनी गर्मी है, छोड़ो यार, डोर टू डोर नहीं भी क्या होगा। जो लीडर्स है, अब काम अगर नहीं भी दिखाए तो क्या होगा। जो वोटर्स है, अगर वोट करने नहीं भी गए तो क्या होगा। पर जैसा हमने उसमें डिस्कस किया था, महाविकास आघाड़ी जो है वो शिकस्त क्यों हुई उनकी, उसमें हमने देखा था कि भाई लोकसभा में उनको पता चला वोटर्स को कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेवलपमेंट वो एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जाके वोट करेगी, ये पता चला। और उस वक्त यही हमें देखने को मिला कि भाई डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं, धूप में खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं कि हम वोट जो है वो करने ही वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे कि इनको भी, जो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे, उनको एक झटका जो है वो ज़रूरी था। क्योंकि क्या है ना कि जब आपको कंटिन्यूसली जीत मिलती रहती है, उसके बाद एक ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, काम वाम दिखाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हुआ तो जैसे ही फटका पड़ा, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्शन लिया कि भाई मुझे आप सारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे दूर करो, मेरे को काम करना है, मेरे को फिर से पार्टी को रिवाइव करना है। और हुआ क्या, इन 4 महीनों में उन्होंने ऐसा काम किया कि पार्टी इस तरीके से रिवाइव हुई कि मतलब आज सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। और दूसरी एक चीज़ मैंने जो लोकसभा इलेक्शंस में नोटिस की थी, आई हैव रेड समवेयर कि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पेसिफिकली यूपी में उन्होंने कुछ डिफरेंट कैंडिडेट्स सजेस्ट किए थे टू बी फील्डेड फ्रॉम बीजेपी। लेकिन जो सेंट्रल पावर थी उन्होंने उसको रिजेक्ट करके दूसरे ही कैंडिडेट्स जो योगी आदित्यनाथ जी की लिस्ट थी उसको खारिज करके दूसरे ही कैंडिडेट्स वहाँ पे फील्ड कर दिए गए थे। ये सिचुएशन यहाँ भी देखने को मिली थी। तो स्ट्रैटेजिकली टैक्टिकली कैंडिडेट्स को फील्ड नहीं किया गया था। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। आपने ऐसा कहीं देखा है कि पहले ऐसी सिचुएशन होती थी अस्पतालों की, अभी ऐसी है? पहले ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं होती थी फार्मर्स के लिए, अभी ऐसा है? पहले इरिगेशन स्कीम ऐसी नहीं थी, अभी जलयुक्त शिवार है? पहले इतने ट्रीज प्लांट नहीं होते थे, अभी ऐसे प्लांट हो रहे हैं। तो ऐसे सोलर स्कीम्स जो है वो आई है। तो बिफोर आफ्टर का सीन तो दिखा ही नहीं जाता, एक कंपैरेटिव एनालिसिस लोगों के सामने लाया ही नहीं गया, और एक अर्जेंसी लोगों के मन में क्रिएट नहीं की गई कि आपको जाके वोट करना ही है। और ये इलेक्शन जैसे स्पेसिफिकली अगर आप जैसे हम कल बात कर रहे थे, तो आपने वो कुछ ये कहा था कि जो कॉटन होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट का कुछ, जैसे कॉटन की जो वैल्यू होती है उसको हाई एमएसपी कब मिलती है, उसके हाई प्राइस कब मिलती है, जब उसमें मॉइस्चर कम हो। मॉइस्चर लिमिट सेट कर दी गई थी 12%। अब ये जो 12% लिमिट के अंदर अगर आपका कॉटन है तो आपको अच्छी प्राइस मिल रही है। अगर आप मार्जिनलाइज फार्मर हो तो आप रुक ही नहीं सकते, आपको जितने जल्दी पैसे आए उतना अच्छा। इम्पोर्ट फार्मर हो तो ठीक है, आप रुक जाओगे। अगर 12% के नीचे नहीं आ रहा तो आपको अच्छी प्राइस नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 12% को हटा के 15% कर दिया। और लोग बोलते हैं 3% से बहुत फ़र्क पड़ता है। 12.01% भी किसका है तो वो भी एलिजिबल नहीं होता था, और लीगली वो सू नहीं कर सकते थे आप उस जो वहाँ पे डीलर था उसको। तो ये चीज़ हुई है, 3% उसको बढ़ा के अभी फार्मर्स को अच्छी प्राइस मिल रही है। तो ये एक सेंसिटिविटी जो है गवर्नमेंट में देखने को मिली है। और ना उसी के साथ साथ जैसे पार्टीज का जो स्प्लिट हुआ था उसने भी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डाला था वोटर्स के माइंडसेट पे, क्योंकि जो एनसीपी है वो ब्रेक हो गई, जो उद्धव ठाकरे साहब है उनकी जो शिवसेना है वो ब्रेक हो गई। इसके वजह से लोगों को एक सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे साहब के लिए, शरद पवार साहब के लिए, वो चली गई थी। और उनके जो वोटर टर्नआउट है वो कट्टरता से उभर कर आए और उन्होंने उनको वोट किया था। मतलब क्या हुआ ना, उस वक्त वो इतना ताज़ा ताज़ा था कि लोगों को ऐसा लगा यार इनका घर तोड़ दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने घर तोड़ दिया। इस तरीके का एक नैरेटिव जो है वो देखने को मिल रहा था, जिससे कि लोगों का माइंडसेट था यार नहीं, वोट जो है वो इनका ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इंडिया में कुछ भी हो जाए किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। ये एक इमोशनल अटैचमेंट जो है लोगों की हमेशा रहती है। राइट। तो अभी जैसे इस बार इन्होंने डिफरेंट क्या किया, एक तो इनके खुद के काम जो गवर्नमेंट ने किए, और ये जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव बिल किया था कि बीजेपी ने गलत किया, घर तोड़ा है।
हमने देखा था कि जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि 5-5 लोगों की टीम बनाई है बीजेपी ने, आरएसएस ने और एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो लोकल लेवल पे डिसेमिनेट करते इंफॉर्मेशन, जैसे कीर्तनकार हो गए, कथाकार हो गए, ये लोग जाके, या फिर कोई भी लोकल लीडर्स है, फार्म लीडर्स है, उन लोग तक इस बात को बताया गया कि गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स आपके लिए लेके आई है। मैंने एक विलेज इनहैबिटेंट से बात की, उनको पूछा कि आपको सिलेंडर का, तो बोले मैं सिलेंडर यूज़ ही नहीं करता, मैं बायोगैस यूज़ करता हूँ। और उनको पता चला एक कीर्तनकार से कि 90% आपको सब्सिडी मिल गवर्नमेंट दे रही है, और आपका ही जो उनको जो काउडंग का इशू हो रहा था कि इसको मैं कहाँ सेल करूँ, वो सॉल्व हो गया था। उनको फिर दूसरी स्कीम मिली, ब्रिकवेट्स की जो होती है, जो आप फार्म का जो स्ट्रॉ वगैरह होता है वो यूज़ करके आप वाइट कोल या फिर एक उसको रिन्यूएबल कोल की तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ जो थी, ये स्कीम्स क्या पता उनको इन लोगों से पता चला। और ये जो सिंपैथी वाला जो सीन था, जब उनको पूरी स्टोरी बताई गई कि फडणवीस साहब की ज़्यादा सीटें थी और प्री पोल अलायंस जो पहले अग्रीड टर्म्स थे वो बाद में एकदम डिसएग्रीमेंट पे आ गए, तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो पहले की, मतलब पहले और मैं आपने कुछ एग्री कर लिया और फिर सीन देख के एकदम चेंज हो गए, तो एक्चुअली वो गलती तो इनकी थी ना। 100%। और जो लोग जिस तरीके से देख रहे थे कि जो बीजेपी है उन्होंने सत्ता के लिए इनको फोड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि फडणवीस जो है वो तो सत्ता लेना भी नहीं चाह रहे, लेकिन उनको बिठाया गया तो उन्होंने डिप्टी करके काम किया, ये एक चीज़। और दूसरा, जो एकनाथ शिंदे निकले थे बाहर कि नहीं हमको इनके साथ नहीं रहना है, वो देखा जाता बीजेपी ने फोड़ा। जबकि एकनाथ शिंदे साहब बोल रहे थे कि हमको विचारधारा का प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर जो बाला साहेब ठाकरे साहब हैं उनकी विचारधारा के साथ चलना चाह रहे हैं और हम यहाँ पर वो विचारधारा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लोगों को ये था कि नहीं, ये सिर्फ बीजेपी को सत्ता के लिए इन्होंने फोड़ा है। लेकिन आज जब वो देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे साहब जो मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी सारी बातें मानने के लिए रेडी हो रही है, वो जो भी कंडीशंस रख रहे हैं मानने के लिए रेडी हो रही है, मतलब ये विचारधारा का सही में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और ये जो सिंपैथी उनको मिली थी उसकी कटौती में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं एक स्पेसिफिक इंसिडेंट आपको इससे रिलेटेड बताना भी चाहूँगा। मुंबई में जब एक इवेंट हुआ था, शिवसेना ने ऑर्गेनाइज किया था, नमाज पढ़ने का इवेंट, मतलब कौन सा बच्चा सबसे अच्छा नमाज पढ़ता है। अब ये जब जो वोटर्स थे, जो शिवसेना का वोटर ग्रुप क्या कौन सी आइडियोलॉजी को, उसके तो अगेंस्ट था, और जो कार्यकर्ता थे उनको भी अच्छा नहीं लगा। जब वो कार्यकर्ता वहाँ गए, उन्होंने देखा कि यार ये तो सही नहीं हो रहा है। देखो यार, बीजेपी की है ना स्टडी तो अच्छी होती है, उन्होंने ऐसा ही नहीं कि जाके फोड़ दिया, किसको भी लेके आ गए। उन्होंने देखा था कि डिसकंटेंट जो था, वो जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे और वहाँ पे जो वर्कर्स थे, उनमें डिसकंटेंट तो था कि हमने इसके लिए थोड़ी शिवसेना ज्वाइन की थी। जैसे आपने कहा, बाला साहब के आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए हमने शिवसेना ज्वाइन की थी, और वो तो हो ही नहीं रहा था। तो डिसकंटेंट पहले दिन से ही था जब उद्धव ठाकरे जी पावर में थे। और सिर्फ यही साइड डिसकंटेंट नहीं था, तो अजित पवार भी नाराज़ थे शरद पवार के साथ में, उनके भी आइडियल्स के अगेंस्ट वो सब जा रहा था, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी। और जो मराठा एंगल था उसने एक रोल ज़रूर प्ले किया था। जो मराठा एजिटेशन हुआ था, जो जरांगे पाटिल का एक्सीडेंट जो हुआ था, एजिटेशन हुआ था, वो उसने एक ज़रूर रोल प्ले किया था। तब ये नैरेटिव बिल्ड हुआ था कि बीजेपी जो है वो मराठा आरक्षण के एकदम विरोधी है, एकदम ही विरोध है। लेकिन जब यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड किया गया फिर से कि अच्छा आप लोग को नाराज, एक्चुअल में जो रिजर्वेशन है मराठास को, वो लागू ही फडणवीस गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन वो तो कोर्ट में नहीं टिक पाया वो रिजर्वेशन, इस वजह से वो रिजर्वेशन फिर से चला गया था। हाँ, तो ये जो कोर्ट वाला है, इसको ये इशू उन्होंने उठाया, तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि हम आपको कोर्ट में भी हेल्प करेंगे। मतलब जो आपके माइन्यूट इश्यूज थे, उन लीडर्स से जाके बात की गई। जो ट्रस्ट सिर्फ डेवलपमेंट, उनको भी ये समझ गया कि सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट्स नहीं होता है, वोट बाकी इश्यूज भी है और इंटरकनेक्टेड इश्यूज है, और होने भी चाहिए। और जो पहले जैसे चंद्रपुर को अगर इग्नोर किया जाता था, ऐसा कहा जाता है, तो आप स्टील प्लांट्स लेके आ गए। चंद्रपुर में होता क्या था, वहाँ के इश्यूज क्या थे? वहाँ पे इशू ये था कि कोल तो है, यहाँ का कोल कहीं और लेके जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा, और सारी दूषित हवा इनको मिल रही, जंगल इनके कट रहे, और पैसे भी, ज़मीनें इनकी ख़राब हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रही। तो वहाँ पे लोकलाइज स्टील प्लांट लेके आ गए। तो एक स्टडी, लोगों को ये दिख रहा है कि जो इश्यूज़ है उनको एड्रेस कर रहे हैं, और हर तबके के जो लोग हैं, हर सेक्शन के लोगों को कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लिंक्ड किया जा रहा है। बस लोगों को एक पता नहीं था, लोगों में एक मोटिवेशन नहीं आई थी कि वोट करना है, बस वही एक इशू हुआ था।
और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शायद वो वाला हमारा वीडियो हमारे पहले शिशुपाल के ग्रुप में चला गया था, जहाँ पर वीडियो जो है बहुत कम देख कर, मतलब वीडियो पर आकर सीधा कमेंट ही कर रहे थे, थंबनेल देख कर कमेंट कर रहे थे लोग। तो इसलिए वो कमेंट्स का कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि अगर पूरा वीडियो देखे तो उनको पता चले कि काफ़ी अच्छे सजेशंस उस वीडियो में हमने दिए थे। एक तो हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैनिफेस्टो जो है वो भी डिस्कस किया, प्लस और भी सजेशंस दिए थे। और हम सिर्फ बायस होके नहीं किया था, हमने दोनों पार्टीज का लेके और दोनों के अच्छे पॉइंट्स बताए थे। % और इसीलिए ये तो हम ज़रूर चाहते हैं कि जो स्टेट है वो डेवलप हो, स्टेट के साथ साथ जो कंट्री है वो भी डेवलप हो, और कंट्री डेवलप होगी जब सभी स्टेट्स डेवलप होंगे। और इसीलिए जो मुद्दे हैं वो ध्यान में रखते हुए, जो लोकल मुद्दे हैं वो ध्यान में रखते हुए, अगर आप चीज़ों का सोल्यूशन बता रहे हो, प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहे हो, ऐसा तो कोई भी बता देगा कि ये वैकेंसी भर दो, वो वैकेंसी भर दो। अगर इतना इजी वैकेंसी का होता तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई हम जितनी वैकेंसीज भर देंगे, 50,000 के आसपास वैकेंसीज भर देंगे, और जब वो आए तो उन्होंने वैकेंसीज को ही डिलीट कर दिया कि भाई वैकेंसीज ही नहीं बची।